एवरीवन, आई एम कार्तिका एंड वेलकम टू लीगल एड्स यूट्यूब चैनल। तो अगर एमएचसीटी की बात करें, एमएचसीटी होता है महाराष्ट्र के सारे लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। एंड महाराष्ट्र में जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं जो प्रोवाइड करते हैं बीएलएलबी, बीएलएस एलएलबी एंड बीबीएलएलबी, आप उनमें तभी एडमिशन ले सकते हो जब आपने एमएचसीटी अटेम्प्ट किया है। तो एमएचसीटी के रजिस्ट्रेशन डेट्स भी आ गई हैं, एग्जाम डेट भी आ गई है, और ये भी आ गया कि ब्रोशर में क्या क्या लिखा है। तो आज देख लेते हैं कि एमएचसीटी के ब्रोशर में आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले अगर बात करें तो आता है रजिस्ट्रेशन डेट्स। अगर रजिस्ट्रेशन डेट्स देखें तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं 3 जनवरी से, एंड द लास्ट डे टू रजिस्टर इज 3 फरवरी। और एग्जाम डेट्स भी आ गई हैं एमएचसीटी की, विच इज 28 अप्रैल। पहले ये डेट थी 4 अप्रैल, बट वो टेंटेटिव डेट थी और अब डेट चेंज हो गई है, 28 अप्रैल को है इस बार एमएचसीटी का पेपर। अब बात करें कौन से कॉलेजेस हैं जो एमएचसीटी के थ्रू एडमिशन्स लेते हैं, तो इसमें आते हैं सारे ही colleges in Maharashtra which are approved and recognized by the government of Maharashtra and are affiliated to any of the non-agricultural university in the state of Maharashtra, जिसमें आते हैं the government colleges offering LLB 5 years integrated course, all government aided colleges, all university departments, all university managed institutes offering LLB 5 years integrated course and all unaided colleges। तो अगर आपको महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर आप महाराष्ट्र से लॉ परस्यू करना चाहते हो, तो उसके लिए इट्स मैंडेटरी कि आप एमएचसीटी अटेम्प्ट करो। मूविंग ऑन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें अपन, तो दैट यू मस्ट हैव पास योर 12th स्टैंडर्ड। अब अगर 12th स्टैंडर्ड क्लियर कर लिया है तो मिनिमम परसेंट इज 45% फॉर ओपन, एससीबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स। And if you belong to SC and ST category, then your minimum percentage should be 40%. And if you belong to VJNT, SBC and OBC category, then it's 42%. And अगर आपने आपका 12th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड डिस्टेंस और कॉरेस्पॉन्डेंस मेथड से भी कंप्लीट किया है, देन टू यू आर एलिजिबल। बट आपको बेसिक क्वालिफिकेशन के बिना ही अगर 10th एंड 12th क्लियर कर लिया है आपने, देन यू आर नॉट एलिजिबल। बेसिक क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो वो होता है 1st to 9th स्टैंडर्ड ऑफ स्कूलिंग। अगर इसके बिना ही आपने ओपन यूनिवर्सिटी से 10th और 12th कर लिया है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एमएचसीटी। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि हॉल टिकट उसी एग्जाम का जनरेट होगा जिसके लिए आपने रजिस्टर किया है। अगर आपने किसी और एग्जाम का फॉर्म भर दिया है एमएचसीटी की जगह, जो बहुत सी बार बच्चों से गलती हो जाती है, एमएचसीटी, एमएच, टीसीईटी, इन सब में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट जब आप फॉर्म भरने जाओ तो एमएएच एलएलबी का जो 5 ईयर लॉ का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, उसका आपको फॉर्म भरना है। एंड जो फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस है उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी लीगल एज के यूट्यूब चैनल पे। देन इसमें एक और ऑप्शन आता है एग्रीगेट मार्क्स का। तो आपको जो आपका ग्रैंड टोटल ऑफ मार्क्स है वो लिखना है इसमें। एंड बहुत सारे बच्चों के स्कूल में ऐसा होता है कि बेस्ट ऑफ 5 के अकॉर्डिंग नंबर दिए जाते हैं, तो आप बेस्ट ऑफ 5 भी मेंशन कर सकते हो। बट अगर आपके स्कूल में ग्रेड्स, जीपी या सीजीपीए सिस्टम है, तो आपके जो मार्क्स हैं वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेंगे परसेंटेज में, और फिर वो आपको वहाँ एंटर करने पड़ेंगे। और जो कन्वर्जन का फॉर्मूला है वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा कैप के टाइम पे। कैप इज जो एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस होती है तब। और अगर आपकी जो परसेंटेज है वो डेसिमल में आ रहे हैं तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो, बट कुछ कंडीशंस भी है जब आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते हो। दैट इज, अगर आपके परसेंटेज 44.5 से लेके 44.99 है, तो आप उसको 45% पे राउंड ऑफ नहीं कर सकते हो अगर आप ओपन, ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी या ओएमएस कैंडिडेट्स हो। और अगर आपकी परसेंटेज 41.5 से लेके 41.99 है, तो आप राउंड ऑफ 42 पे नहीं कर सकते हो इफ यू बिलोंग टू ओबीसी, एसबीसी, डीटीवीजे, एनटी 1, 2, 3, 4। एंड अगर आपके परसेंटेज 39.5 से लेके 39.99 तक है, तब भी आप उसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते हो 40 पे इफ यू बिलोंग टू एससी एंड एसटी कैटेगरी। देन इसके बाद जब आप फॉर्म फिल करोगे तो बहुत सारे टाइप्स भी आते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। बट आप कौन से टाइप में फॉल करते हो ये अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें टाइप ए की, इसमें दो क्लॉजेज हैं। फर्स्ट इज कि आपने आपका 10th और 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया हो, वो भले ही आपने महाराष्ट्र से किया है या महाराष्ट्र के बाहर से किया है, इट्स ऑल राइट। सेकेंड इज इधर यू आर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र और बॉर्न इन महाराष्ट्र। अगर आपने अपना स्कूलिंग जो है
10-12 कंप्लीट कर ली है एंड यू आर बॉर्न इन महाराष्ट्र और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, तो आप टाइप ए में फॉल करते हो। टाइप बी इज कि आपने आपका 10th और 12th तो कंप्लीट कर लिया है, बट आप महाराष्ट्र में बॉर्न नहीं हुए हो, ना ही आपके पास डोमिसाइल है, बट योर फादर और मदर इज डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड पोजेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपकी मम्मी या पापा के पास भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, तो आप एलिजिबल हो टाइप बी के लिए। टाइप सी इज कि आपने आपका 10th और 12th तो कंप्लीट कर लिया है, बट ना ही आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ना ही आप बॉर्न हुए महाराष्ट्र में, और ना ही आपकी मम्मी या पापा के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, but your father or mother is an employee of the government of India or government of India undertaking and who has been posted and reported to duty in the Maharashtra before the last date of submitting application from for the CAT. तो आप टाइप सी में आते हो। टाइप डी इज कि आपने आपका 10th और 12th कंप्लीट कर लिया है, बट आप टाइप बी, टाइप सी और जो टाइप ए का सेकेंड क्लॉज है वो फुलफिल नहीं कर रहे हो, but your father or mother is an employee or retired employee of the government of Maharashtra or undertaking of Maharashtra government, then you fall in the type D category. और अगर टाइप ई की बात करें तो इट मीन्स दैट यू हैव completed your SSC and HSC examination or equivalent examination from a recognized institution from a disputed Maharashtra Karnataka border area or from Maharashtra state and residing in the disputed Maharashtra Karnataka border area and whose mother tongue is Marathi. तो फिर आते हो टाइप ई कैटेगरी में। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया कैंडिडेचर। इसमें महाराष्ट्र के बाहर के जितने भी बच्चे हैं, आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप ऑल इंडिया ओएमएस कैटेगरी में आते हो। वेदर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट या आपके पास एसटी एससी सर्टिफिकेट हो, अगर आप ओएमएस कैटेगरी में हो तो आप अप्लाई सिर्फ ओएमएस कैटेगरी में कर सकते हो, रिजर्वेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ऑल इंडिया कैंडिडेचर में आपका एसएससी एंड एचएससी जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो महाराष्ट्र के बाहर से होना चाहिए एंड यू मस्ट बी बोर्न आउटसाइड महाराष्ट्र एंड हैविंग बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। एंड आपके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी बाहर का होना चाहिए, महाराष्ट्र का नहीं होना चाहिए। देन इट्स माइनॉरिटी कैंडिडेचर। इसमें जो महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं जो कुछ एक पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, सिर्फ वो ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैटेगरी में अगर आप कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आ रहे हो तो आप इस कैटेगरी के लिए नहीं कंसिडर किए जाओगे। देन जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं एंड जो फॉरेन स्टूडेंट और ओसीआई और पीआईओ कैंडिडेट्स हैं वो सीईटी के लिए एग्जाम्प्ट हैं, बट आप सीधे जो कैप प्रोसेस होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। Next is Jammu and Kashmir migrant. The children of citizens who are displaced from Jammu and Kashmir to any part of India or from unsafe border area of JNK to a relatively safer place in Jammu and Kashmir from 1990 onwards, or the children of officers belonging to IAS, IPS or IFS, or children of staff belonging to military and paramilitary forces transferred from JNK. और इसके अलावा एक और कैटेगरी है दैट इज द चिल्ड्रन ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर्स ऑफ जेएनके पुलिस एंगेज्ड इन कम्बैटिंग टेररिज्म। तो आप इन तीनों में फॉल करते हो तो आप जेएनके रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात आती है सर्टिफिकेट की। अगर आपने किसी भी कैटेगरी के लिए किसी भी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास उसका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अगर आपने अप्लाई किया है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको उसके लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड जिनने भी नॉन क्रीमी लेयर के लिए अप्लाई किया है उनके पास वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो वैलिड होना चाहिए अप टू 31 मार्च 2026। और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनको भी अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस सबमिट करना पड़ेगा। ओके अगर एज लिमिट की बात करें तो एमएचसीईटी में देयर इज नो अपर एज लिमिट, क्योंकि लॉ परस्यू करने के लिए ही कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अब अगर एग्जाम की बात करें तो एमएएच एलएलबी जो होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है और मल्टीपल सेशंस में होता है। देन अगर उसकी बात करें कि फॉर्म फी क्या है, तो जो ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ऑल कैटेगरीज एंड जेएनके माइग्रेंट कैंडिडेट्स उनको पे करना पड़ेगा 1000 रुपीज। एंड जो स्टूडेंट्स हैं जो SC ST VJDT NT ABCD SEBC EWS OBC and SBC category belonging to Maharashtra state, then you are required to pay rupees 800
और जो ऑफन एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उनको भी ₹800 पे करना है। उसके बाद बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है, तो उसकी वीडियो भी आ गई है यूट्यूब के लीगल एज के यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हो। एंड अगर उसके बाद बात करें तो फॉर्म प्लीज सही से फिल करना, कुछ भी गलती मत करना फॉर्म में, क्योंकि अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी हुई तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आप आगे कैब की प्रोसेस में पार्ट नहीं ले पाओगे। देन उसके बाद अगर बात करें तो आता है कि फोटोग्राफ के लिए, तो जो फोटोग्राफ आप एप्लीकेशन फॉर्म में लगा रहे हो वो आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, मेक श्योर। एंड ये जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं प्लीज एडहेयर टू दी इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज इसमें साइज का भी इशू आता है बहुत सारे बच्चों को कि उनका जो फोटोग्राफ का साइज है वो बहुत बड़ा होता है, बट इसमें परमिसिबल साइज इज 20 KB टू 50 KB। और जो आपका सिग्नेचर है वो ब्लैंक व्हाइट पेपर पे आपको साइन करना है ब्लैक इंक पेन से और फिर अपलोड करना है। और जो सिग्नेचर का साइज है दैट शुड बी 10 KB टू 20 KB। और जो आपका सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, वो रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए। जो भी फोटोग्राफ या सिग्नेचर अपलोड करो वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। एंड अगर आपने गलती से किसी और का फोटो या सिग्नेचर अपलोड कर दिया है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर फोटोग्राफ क्लियर नहीं हुआ या सिग्नेचर क्लियर नहीं हुआ तो भी आपका एग्जाम फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, फी रिसिप्ट है, वो सब आपको संभाल के रखना है, क्योंकि ये सब जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है उसके टाइम पर रिक्वायर्ड होता है। देन इसी के साथ एग्जाम हॉल में आपको आपका वैलिड आईडी प्रूफ भी लेके जाना होता है। वैलिड आईडी प्रूफ कैन बी पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। ये सब आप लेके जा सकते हो, बट ये ओरिजिनल होने चाहिए, जेरोक्स या सॉफ्ट कॉपीज नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ जो राशन कार्ड या लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो भी एक वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है। तो प्लीज यही वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और यही लेके जाना अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में। उसके बाद 120 मिनट्स का पेपर होता है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप थोड़े ज़्यादा टाइम रहें वहाँ एग्जाम सेंटर पे, बिकॉज बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है सच एज वेरिफिकेशन, कलेक्शन ऑफ वेरियस रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स, लॉगिंग इन, गिविंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इन सब के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ता है। तो मेक श्योर कि जो भी आपका टाइम है उससे आप 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुँच जाओ। एंड जो टेस्ट सेंटर्स होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि मैम महाराष्ट्र का पेपर है तो क्या सिर्फ महाराष्ट्र में ही टेस्ट सेंटर्स होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र के बाहर भी इसके टेस्ट सेंटर्स होते हैं, बट बहुत लिमिटेड टेस्ट सेंटर्स होते हैं एमएचसीईटी के। उसके बाद बात करें अगर पेपर पैटर्न की, तो 120 मिनट्स का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और 5 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट इज लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जिसमें 40 क्वेश्चन, इंग्लिश 30 क्वेश्चंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चंस। तो टोटल हो गए 150 क्वेश्चंस एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, अगर आपको अच्छे नंबर लाना है और टॉप कॉलेजेस सच एज जीएलसी और आईएलएस में जाना है तो। उसके बाद जो सिलेबस है वो ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन वीडियोस में। इसी के साथ आपको एक, अगर आपने रजिस्टर कर दिया है तो आपको एक मॉक टेस्ट की लिंक भी प्रोवाइड की जाएगी। आप वहां से मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो एमएचसीईटी के लिए। देन पीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस भी हैं। आप लोग स्क्राइब यूज कर सकते हो इफ यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। एंड जो स्क्राइब है वो किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड से हो सकता है, बट वो स्क्राइब नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी वहाँ पेपर दे रहा है। देन वन स्क्राइब के नॉट बी अ स्क्राइब फॉर अनदर स्टूडेंट ऑल्सो। अगर आप आपके साथ स्क्राइब लेके जा रहे हो वो सिर्फ आपका ही स्क्राइब रहेगा, वो किसी और के लिए एज अ स्क्राइब नहीं रहेगा। देन अगर आप स्क्राइब यूज कर रहे हो तो आपको हर आर के लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, विच मीन्स कि अगर 120 मिनट्स का पेपर है तो आपको 40 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मूविंग ऑन, कोई भी अनफेयर मीन्स नहीं यूज करना है, चीटिंग नहीं करना है वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में। कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं मेक श्योर वो घर पे छोड़ के जाओ, क्योंकि अगर वहाँ आप मिल गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ चीटिंग करते हुए तो आप अलाउड नहीं रहोगे आगे पेपर देने के लिए।
देन अगर अलग अलग टाइम पर हो रहा है, अलग अलग सेशंस में हो रहा है एमएचसीटी का पेपर, एंड अगर कोई एक सेशन में टफ पेपर आया है, दूसरे में इजी आया है, तो जो मार्क्स आएंगे वो इक्वेटेड स्कोर के बेसिस पर आएंगे, मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा एमएचसीटी में। उसके बाद ऑनलाइन मोड में है, दैट इज कंप्यूटर, बट आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना है, कंप्यूटर बेस्ड है बट सेंटर पे जाना है। देन इंग्लिश एंड मराठी, इन दोनों लैंग्वेजेस में ये पेपर होगा। उसके बाद पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ऑनलाइन है तो आपको स्टार्ट करना है। देन उसके बाद इस इन 5 टाइप के आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। अगर वाइट में है तो आपने अभी तक वो क्वेश्चन विजिट नहीं किया है। रेड इज कि आपने वो क्वेश्चन तो विजिट कर लिया है बट आपने आंसर नहीं किया है। ग्रीन मीन्स कि आपने आंसर कर दिया है। पर्पल का मतलब है कि आपने आंसर नहीं किया है बट उसको मार्क किया है रिव्यू के लिए। और पर्पल विद अ टिक मार्क मीन्स कि आपने आंसर भी कर दिया है बट उसको मार्क किया है रिव्यू के लिए। एंड मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी आंसर सबमिट कर रहे हो तो सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली जाके सबमिट कर दिया तो आपका पूरा पेपर सबमिट हो जाएगा एंड उसके बाद कोई भी वापस पेपर अटेम्प्ट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। एंड एग्जाम के टाइम पे आप कीबोर्ड की कोई भी कीज यूज नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ माउस यूज करना है। उसके बाद अगर बात करें तो हॉल टिकट के साथ आपको एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, जो आपके हॉल टिकट पर ही आपको पेस्ट करके लेके जाना है। कैलकुलेटर्स, बुक्स और रिटन नोट्स, सेल फोन्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये कुछ भी अलाउड नहीं है वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में। उसके बाद क्या क्या लेके जा सकते हैं अगर एग्जामिनेशन हॉल में, तो सिर्फ 3 चीजें हैं, आपका हॉल टिकट, आपका फोटो आईडी प्रूफ एंड आपका एक फोटोग्राफ। उसके साथ एक बॉल पॉइंट पेन भी लेके जाना है। आपको रफ शीट्स वहीं प्रोवाइड की जाएंगी, तो आपको घर से कोई भी रफ शीट्स लेके नहीं जाना है। सो दैट्स ऑल फॉर एमएचसीईटी ब्रोशर। और भी कुछ डाउट्स हो एमएचसीईटी को लेकर तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।